गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ राजेंद्र। मैं आप सभी का राजेंद्र मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो आज से हम हमारा पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम सबसे पहले इसका बेसिक्स कंप्लीट बेसिक्स समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंप्लीट बेसिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो वर्ड्स को समझना पड़ेगा और वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, रेशियो एंड द सेकंड वन इज प्रोपोर्शन। मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं इनको अनुपात एंड समानुपात। तो देखिए इस कंप्लीट बेसिक जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज होने वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो एकदम फुल जीरो बेसिक्स को हमने शामिल किया है जो जनरली स्टूडेंट्स को परेशान करता है बड़े क्वेश्चंस में। तो मैंने जो प्रयास किया है इस वीडियो में, वो प्रयास यही है कि आप सभी को सबसे पहले 20-25 मिनट का समय लगेगा इस वीडियो के से होते हुए गुजरे, और उसके बाद में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने लग रहा है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहीं पर इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन में कि रेशियो क्या है। तो रेशियो, व्हाट इज रेशियो, हाउ टू यूज रेशियो एंड हाउ टू सिंप्लीफाई द रेशियो। तो देखिए, इस वाले पोर्शन में हम रेशियो की बात करेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है, रेशियो होता है क्या है, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। एंड द सेकेंड पार्ट रहेगा प्रोपोर्शन। तो व्हाट इज ए प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस एंड हाउ टू यूज प्रोपोर्शंस। यानी हम सीधा सीधा ये समझेंगे कि प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात क्या होता है और समानुपात को की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी मतलब उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको प्रोपोर्शन का यूज क्या है क्वेश्चंस में। ये बातें हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम और अनुपात को समझते हैं, रेशियो। तो रेशियो क्या है इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रयास किया है परिभाषा लिखकर, द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। मतलब एक ही प्रकार की दो राशियों, मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। मतलब ये हो क्या सकता है कि देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें कि राम एंड श्याम की आयु का अनुपात, या अगर हम ये बोले कि राम की आयु 20 वर्ष है और श्याम की आयु 30 वर्ष है, तो बताओ इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास जो दो राशियां हैं वो राशियां हैं ईयर्स की, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसा कहा जा सकता है कि एक बर्तन में 20 किलो गेहूं है तथा दूसरे बर्तन में 30 किलो गेहूं है, तो बताइए दोनों बर्तनों के बीच जो मात्रा है गेहूं की, उनका अनुपात क्या है। तो इन्हीं संबंध को जब हम दो या दो से अधिक भी हो सकता है ये, बट बेसिकली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दो राशियां या दो मात्राओं के बीच का जो तुलनात्मक संबंध है उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुपात कहेंगे। तो इतनी बात समझ में आने के बाद हम ये देखते हैं कि रेशियो को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। मतलब अनुपात 3 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? पहला तरीका है A/B। दूसरा लिख सकते हैं हम सिंपल A/B, मतलब A अनुपात B। और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A/B, यानी A/B। देखिए, यहां पर अगर ये फ्रैक्शन है तो ये मान के चलना है कि B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। B कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर वैल्यू यानी हर की संख्या को अगर 0 बना दे तो फिर उसका रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज। रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई मतलब इसको सरल कैसे करें या इसको कैसे समझें, तो एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर। नाउ आई टेल यू आई हैव 12 कैट्स एंड 6 डॉग्स। मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास 12 तो क्या है, बिल्लियां हैं, और 6 क्या है, कुत्ते हैं। तो कैन यू सिंप्लीफाई द रेशियो ऑफ कैट्स एंड डॉग्स टू 2 to 1। क्या आप इसको बिल्ली और कुत्तों के अनुपात को 2:1 में दिखा सकते हो क्या? यानी हमें क्या दिखाना है, 2:1 में कुत्ते एंड बिल्ली को दिखाना है। तो देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करने लगूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स को मैं लिखता हूं 12 एंड डॉग्स को मैं लिखता हूं 6। तो देखिए, इसको लिखने का फॉर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है 12/6। तो
अब सिंपली आप करते क्या है, इसको इसको आप सिंपली इन दोनों को, अगर इन दोनों का कोई भी हाईएस्ट कॉमन डिविजन जो है उससे आप इनको काटना चाहते हैं, तो क्या, अगर हम ये चेक करें कि 12 एंड 6, क्या ये दोनों के दोनों नंबर 6 से कट रहे हैं, तो बिल्कुल 6 से कट रहे हैं। 6 से कटेगा तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर यहाँ से अगर मैं 6 का भाग दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, और ये रेशियो बन गया 2:1। तो इसको देखिए कैसे किया गया है कि 12/6 एंड 6/6, यानी इनका ये जो 6 है हमारे पास, यही क्या है, HCF है, और हम हमेशा HCF से ही भाग लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी रेशियो की, वो वाली फॉर्म आएगी कि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनका HCF कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हुआ रेशियो पहला कि 12 कैट्स एंड 6 डॉग्स का बेसिक और बहुत ही छोटा क्वेश्चन, जिसको आप समझकर ये समझ गए होंगे कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है। बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ हम क्वेश्चंस में देखेंगे उसके बाद। अब देखिए दूसरा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज में अगेन एक कि किस तरीके से रेशियोज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। पिछला क्वेश्चन बिल्कुल बेहद सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ, तो ए पर्सन्स आर्म इज 80 सेंटीमीटर, ही इज 2 मीटर टॉल, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ हिज आर्म टू हिज टोटल हाइट। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चीज सोचनी है कि उसकी जो एक भुजा है यानी आर्म जो है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और वो खुद कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अलग अलग आपको दिख रही है, ये जो यूनिट अलग अलग दिख रही है, सेंटीमीटर एंड मीटर, तो इसको सेम होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमें रेशियो चाहिएगा आर्म एंड उसकी फुल लेंथ का। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या कंपेयर करेंगे, और जब हम कंपेयर करेंगे इनकी आर्म का खुद की फुल लेंथ के साथ, तो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट में। चाहे तो हम सेंटीमीटर में बना सकते हैं दोनों को, चाहे फिर हम मीटर में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लेट्स ट्राई सेंटीमीटर फर्स्ट। तो सेंटीमीटर को हम अगर वो करें तो आर्म बटा अगर हाइट करें हम, यानी आर्म का अनुपात हाइट से लगाएं। आप इसको लिखने का दोनों तरीका हो, दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, आर्म इज टू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 80 सेंटीमीटर लिखेंगे एंड 2 मीटर लिखेंगे। जब इनको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में दोनों, तो 2 मीटर का आप क्या बना देंगे, 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर बना देंगे। और अब इनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से आप इनको काट लेंगे। तो क्या क्या करेंगे, जब आप इनको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आप इनको 80/200 को काटने के बाद देखिए, आप चाहे तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दें, अब बच गया आपका 8/20 यानी 8/20। अगर अब इनको आप 4 से काटेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2, और 4 को इससे काटोगे तो 5, यानी सिंपली आपके पास 2/5 रेशियो आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम इसको मीटर से ट्राई करें, मीटर में चेंज करके, तो सेम कैलकुलेशन आगे चलने वाली है। तो क्या करेंगे, आप जो 80 सेंटीमीटर है अगर आप इसका मीटर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, 0.8 मीटर, और 0.8 मीटर अपॉन 2 मीटर करोगे तो फिर अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि यानी आप इस पॉइंट को हटाकर नीचे 0 प्लेस करोगे, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखाया गया है। 8/20 कर सकते हो इसको, ये वाला पॉइंट आप हटा दोगे यहाँ से, और ये सिंपली 8 बन गया और ये 20 बन गया। और अब अगली कैलकुलेशन में सेम आपका 2/5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपने सीखा कि रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल और है मेरे पास हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज में, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव द सेम यूनिट्स, इट मे बी इजियर टू कन्वर्ट टू द स्मॉलर यूनिट सो दैट वी डू नॉट हैव टू वर्क विद द डेसिमल्स। देखिए हम अगर बैक जाकर देखें वापस, तो देखिए हमारे पास सेंटीमीटर और मीटर की 2 यूनिट थी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो आसान रहेगा, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो हमें डेसिमल प्लेस करने पड़ेंगे। एंड टू अवॉइड द डेसिमल्स व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी शुड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर यूनिट सो दैट वी कैन अवॉइड और वी कैन we don't have to work with the decimals. So what we are going to do is here
कि आपके पास पहला एग्जांपल दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर अपॉन 12 मीटर। तो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर को तो ऐसे कैसे रख लिया, लेकिन 12 मीटर को हमने क्या कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1200 सेंटीमीटर, यानी एक मीटर का वैल्यू आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 12 मीटर था तो 1200 सेंटीमीटर हो गया। अब 3/1200 को आप काटोगे, लिखोगे अगर 3/1200, तो आप सिंपली 3 से डिवाइड कर रहे हो वन टाइम एंड या 4 एंड 00 यानी 1:400, इस तरीके से आंसर कर दिया। सिमिलरली हमारे पास 2 किलो अपॉन 15 ग्राम। तो देखिए ग्राम स्मॉलर यूनिट है, तो ग्राम को क्या करोगे आप, ग्राम रहने दोगे, लेकिन केजी को आप क्या कर लोगे, केजी को आप बदल दोगे ग्राम्स में। तो 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम अपॉन 15 ग्राम। तो ये आपका कटने के बाद कितना बनेगा, 400 अपॉन 3, यानी 400/3 यानी 400:3 बन जाएगा। अब अगर अगला बात करें हम 5 फीट अपॉन 70 इंच। ठीक है, देखिए फिट का और इंच का अगर जब कन्वर्जन करोगे तो इंच छोटा होता है यूनिट और बड़ा यूनिट होता है फीट। तो आप क्या करोगे, जो 5 फीट है उसको कन्वर्ट कर लोगे इंच में, और आपको ये पता होगा अच्छे से कि 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस। 12 इंचेस अगर आप ये जानते हो तो आप क्या करोगे, 12 को 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 60 इंच अपॉन 70 इंच। तो 0 से 0 कैंसिल होने के बाद 6/7 आप आंसर कर जाओगे। और इसी तरीके से 2 ग्राम अपॉन 8 ग्राम, तो यहाँ पर दोनों का सेम है यूनिट, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली 1/4 हाईएस्ट कॉमन डिविजर से कटने के बाद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसको, तो अपने पास आता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम सोल्व करें। तो देखिए 8 and 24, तो 8 का अगर हम 8 and 24 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें हम 40 अपॉन 200, तो 40 से ही डिवाइड कर लो इसको, 1/5 आ जाएगा। अगला देखें तो 12/50 को अगर देखें तो इसको हम 2 से काट पाएंगे तो 6/25 आएगा। अगर इसको हम 2 से काटें, 2 का भाग दे दे 12 और 25 में, तो 6/25 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27/18, ये 9 से कटेगा दोस्तों, तो 9 गुणा 3, 9 3 जा 27, तो ये 3 टाइम्स आएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद में 27/9, 3/1। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे हम रेशियो की सिंप्लीफिकेशन सीख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। चलिए प्रोपोर्शन पे चलते हैं। प्रोपोर्शन का हिंदी में आप जानते हो, इसको कहते हैं समानुपात। जब 2 रेशियो दिए हुए हों और उन दोनों को हम इक्वल कर लें तो उसी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये। A proportion is an equation that equates two ratios। कहने का मतलब जब 2 रेशियो को यानी 2 अनुपातों को हम बराबर करते हैं तब क्या होता है, समानुपात की स्थिति बनती है। जैसे मान लो A/B बराबर है C/D के, जैसे A/B बराबर होगा C/D के, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे द रेशियो ऑफ डॉग्स एंड कैट्स वाज 3:2। The ratio of dogs and cats now is 6/4 equals to 3:2। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मान लो अपने पास 3/2 है, इसको अगर हम चाहें तो 6/4 भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी इसको अगर आप काट देंगे 2 से तो 3/2 ही बनेगा, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सो वी हैव ए प्रोपोर्शन 3/2 इक्वल्स टू 6/4, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए इसकी अब कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिए आप इसको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 3 को आप 4 से गुणा करेंगे और लिख देंगे 3 × 4, ये कितना बनेगा 12। और इसी तरीके से 2 को आप 6 से गुणा करेंगे और ये बनेगा 2 × 6 इक्वल्स टू 12। यानी आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 × 4 बराबर 2:6। ठीक है, ये दोनों आपके बराबर रहेंगे और इसी को आप लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार, A/B बराबर C/D अगर है तो आपके पास आएगा AD
यानी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ए को डी से गुणा करोगे एंड बी को सी से गुणा करोगे, यानी ए डी बराबर होगा आपका बी सी। ए डी बराबर बी सी, इसका क्या मतलब होगा, देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वल करोगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको लिखने का एक तरीका ये था आपके पास कि ए अनुपात बी, और इसको आप चाहो तो समानुपात का ये साइन देकर और आप लिखोगे इसको, नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे आप इसको, इसलिए अभी आप इतना ही समझ लो कि अगर मैं लिखता हूँ ए अपॉन बी, समानुपात का साइन है ये, और उसके बाद सी अनुपात डी, अगर ऐसा लिखता हूं मैं तो देखिए इसमें ये वाले जो पद हैं आपके, इनको हम कहते हैं मध्य पद और इनको कहते हैं हम बाह्य। यानी आपके पास ए को डी से गुणा करना है, ठीक है, और इन दोनों को गुणा करना है बी को सी से। तो आपने क्या किया है, ए डी का मल्टीपल जो है वो बी सी के मल्टीपल के बराबर है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। हिंदी में मैं अगर इसको समझाऊं, मध्य पदों का गुणा बराबर होगा आपके बाह्य पदों का गुणा। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग को माइंड मत करना, ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 क्लासेस में ये ठीक हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ही आया था वापस, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब आता है एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है क्या वो देखते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3/2 इक्वल्स टू 6/4, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी क्या कर दें आप 3/2 को अगर 2/3 लिखते हैं तो फिर इधर भी आपको 6/4 को 4/6 लिखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने ये एनिमेशन देखा है पलटने का, उसी तरीके से इसको आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होता है, ठीक है, तभी वो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं ये किस तरीके से प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल सोल्व होते हैं। जैसे 7/2 इक्वल्स टू x/6 है अपने पास, ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू याद करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 7 × 6 बराबर x × 2, तो यहाँ पर आपको ये बन गया कि 7 × 6, और अगर आप थोड़ा इसको ट्रांसफर करेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे और ये x। अब इसको आप सोल्व करके यहाँ देखेंगे 3 आएगा एंड x की जो वैल्यू आएगी वो 21 आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये करके दिखाया गया है आपको। हाउ अबाउट अनदर एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल और है मेरे पास, इन एग्जाम्पल को भी सोल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल सोल्व करके देखना, आप 7 को x से गुणा करोगे जो यहाँ हुआ है, और 2 को आप 12 से गुणा करोगे यानी 12 से गुणा करोगे, तो ये आपके पास आएगा 7x = 24 एंड x = 24। 7 डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन गया 24/7, ये आंसर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ही यूज हुई है बार बार, आप इसको देखना, ये बेहद सिंपल है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो एग्जाम्पल है अपने पास, वो थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगी बट ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए आप वापस से 7 को x से गुणा करेंगे एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3। तो किस तरीके से देखने, यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि 7x = x - 1 × 3, तो 7x = 3x - 1, इनको अगर आप गुणा करेंगे तो 3 को x से गुणा किया पहले, कितना है 3x, -1 से करोगे तो माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पर ये पक्षांतरण हुआ है कि इसको आप इधर ले गए हो, तो देखिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे बचा दी है आपकी कि 7x अगर आपका ये राइट हैंड साइड का 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, तो 7x - 3x ये बनेगा आपके पास 4x, और ये माइनस का 3 रह जाएगा। फिर अब अगर x की वैल्यू याद करनी है तो 4 डिनोमिनेटर में आएगा और ये माइनस का 3/4 आपके पास बच गया। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इसी वीडियो में शामिल किए हैं, और इनको अगर हम 1 by 1 देखें तो सबसे पहला देखते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन है, जैसे मान लो इस सिचुएशन में क्या है कि x = ky, ये क्या है कि जहां पर k कांस्टेंट है यानी k स्थिरांक है, तो इस सिचुएशन में हमेशा हम लिख सकते हैं कि k जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके,
y के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जो है, प्रोपोर्शन का जो साइन है वो ये है, ठीक है, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर किसी भी रेशियो में अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो पक्की बात है प्रोडक्शन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इसका उल्टा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है प्रति नुलोमानुपात, प्रतिनुलोमानुपात, ये एक हिंदी का वर्ड है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि उल्टा अनुपात होता है। जैसे मान लो अगर मैं सेम क्वेश्चन वही मजदूरों का बढ़ाता हूं, जैसे मान लो अगर मैंने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी किसी कार्य को करवाने के लिए, तो पक्की बात है जो टाइम है काम करने का, जो समय, जो टाइम टेकन होता है प्रोडक्शन का, वो घट जाएगा। या यूं समझो और भी सिंपल कि जैसे मान लो अगर किसी गाड़ी की हमने स्पीड में वृद्धि कर दी तो पक्की बात है उसके समय में उसी प्रोपोर्शनेट में कमी होगी। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ शामिल किए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि y इक्वल्स टू के अपॉन सॉरी x इक्वल्स टू के अपॉन y, वेयर k इज अ कांस्टेंट। देखिए k कोई कांस्टेंट स्थिरांक है वैल्यू, ये एक स्थिर वैल्यू है, और x और y वेरिएबल है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में हम इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन y, सॉरी y, हम ऐसे बोल सकते हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू y, ऐसे बोलेंगे। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे मान लो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको टाइम एंड डिस्टेंस का, कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास स्पीड दी हुई होती है और स्पीड लेट्स से की स्पीड है 1:2, तो हम यहाँ पर टाइम के रेशियो को इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, यानी 2:1 करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर स्पीड तेज होगी तो उसी रेशियो में टाइम कम लेगा, इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट कहते हैं। बट अगर ऊपर वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले में अगर हम समझें तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि सीधा अनुपात रहेगा उसका। तो अगर स्पीड का रेशियो अगर 2:1 है मान लो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसका उसी अनुपात में डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये अनुपात, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में ये रहेगा कि टाइम उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा 2 पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है रूल नंबर 1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने यहाँ शामिल करे हैं, तो इनको हम बेसिक्स में समझकर और आज इसको फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी मूविंग टू द क्वेश्चंस, मुझे ऐसे लगता है कि ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये चीज़ लगभग सभी यूट्यूबर्स के वीडियोज़ में मिसिंग थी, तो जो मैंने यहाँ शामिल किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्या है कि आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इट डज नॉट चेंज द रेशियो व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर एज मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ। तो देखिए पहली बात तो ये है कि एंटीसीडेंट क्या होता है एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा a:b या फिर a अनुपात b। तो देखिए ये जो पहला पद है इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, और इसको जो बी वाला पद है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, और ये होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व का पद यानी पहला, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट का मतलब उसको जो बाद वाला। तो इसका मतलब अगर जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन को देखते हैं, a:b इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं a:b इक्वल्स टू a अपॉन b इक्वल्स टू, अगर मान लो मैंने a और b दोनों को अगर c से मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास क्या आएगा, ac रेशियो bc। अब c से c वापस आप कैंसिल कर सकते हैं और वापस क्या बचेगा आपके पास,
A:B, यानी किसी भी रेशियो के एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, यानी दोनों पदों को, पहले और बाद वाले दोनों पदों को अगर आप रेशियो को गुणा कर देते हैं किसी भी कोई भी नॉन जीरो नंबर से, नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, अगर दोनों को नॉन जीरो नंबर से गुणा करते हैं तो उस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, 5:2 है, अगर मान लो मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया और इसको भी 10 से गुणा कर दिया तो क्या रेशियो में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखिए 50:2 हो गया, वापस रेशियो तो वही बचेगा ना आपके पास, 5:2। चलिए द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी द नेक्स्ट रूल नेक्स्ट रूल रहेगा, what should be added to all of A, B, C, D numbers so that these become proportional respectively। तो देखिए ये क्या है आपके पास, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लो अपने पास A B C D ये 4 नंबर हैं और इनमें क्या ऐड करूँ मैं ताकि मेरे पास जो रेशियो आए वो एकदम प्रोपोर्शनल हो के आए, यानी समानुपात बनना चाहिए ऐसा कोई भी नंबर। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर लेट x शुड बी एडेड। अगर मैं x ऐड करूँ तो देखिए यहाँ होगा क्या कि a में क्या ऐड करूँ, मैंने x ऐड कर दिया जैसे यहाँ दिखाया गया है, और फिर मैं अपॉन b में भी x ही ऐड करूँ। अब ये होना क्या चाहिए अपने पास, ये होना चाहिए कि भाई सब में आप x करके और ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसको हम लिखने का तरीका ये रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर ABCD दे दे आपको और किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमें, ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले रूल्स पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को डील कैसे करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड, तो जब भी हमें ऐसे कुछ नंबर्स देगा और कहेगा कि इसमें क्या ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ये इसका पैटर्न रहेगा कि a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स एंड प्रोपोर्शन टू c प्लस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल में अपने पास है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो को ही हम मिश्र अनुपात कह सकते हैं, हिंदी में मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात। और ये मिश्र अनुपात क्या होता है वो देखिए, देखिए x और y एंड p और q, अगर हमारे पास ये दो रेशियो कौन कौन से, x is to y एंड p is to q, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंटीसीडेंट को गुणा कर दोगे और दूसरा क्या रखोगे, आप इन दोनों को गुणा कर दोगे और इन दोनों को रेशियो में दिखा दोगे। यानी आप सिंपली क्या करोगे, x मल्टीप्लाई बाई p, तो ये हो गया आपका xp is to yq। ठीक है, सिंपल यही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 1:2, 2:3 एंड जैसे मान लो 4:5, ये 3 रेशियो दे दिया और अब बोलेगा कि इनका मिक्स्ड रेशियो बताइए। तो आप क्या करोगे, 1 गुणा 2 गुणा 4 बटा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट भी लेंगे कहीं ना कहीं, ऊपर आएगा 8/30। अगर मैं इनको 2 से काटता हूं तो 4/15, और ये फाइनली आंसर कर देंगे हम इस तरीके से। चलिए अब आता है नेक्स्ट। तो मिक्स्ड रेशियो बेहद सिंपल था, इसको हम मिश्र अनुपात कहते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर सारे ले लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी पहले पदों को हम इन पदों को, पहले पदों को गुणा करके और उसके बाद में जो दूसरे वाले पद है उनको गुणा करके बटा में लिख देंगे। यानी सिंपल यहाँ पर x को p से गुणा किया गया है, ये देख लो px है, और यहाँ पर y को q से गुणा किया गया है और qy। इसी तरीके से लिखेंगे तो इसको मिश्र अनुपात कहेंगे। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगली बात है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब, जैसे मान लो मैंने अभी आपको ये बोला कि A:B एक रेशियो है, अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो करना है तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे, यानी इसी का डुप्लीकेट को डुप्लीकेट से गुणा कर, मतलब इसी को इसी से गुणा करना है वापस। और इसी को तो हम कहते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, हिंदी में आपने नाम सुना होगा वर्गानुपात। तो क्या होता है कि a का अगर हम a से गुणा करेंगे तो a का वर्ग बन जाएगा, और फिर उसके बाद में b को अगर b से गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मिक्स्ड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो, एज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b is a square is to b square। तो बेहद सिंपल था। उसके बाद में आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, देखिए ये वर्ड जब लग गया सब, तो इसका मतलब डुप्लीकेट से सब डुप्लीकेट का मतलब होगा वर्गमूलानुपात। अब यहाँ पे वर्गमूलानुपात क्या होगा, मैं लिख देता हूं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। और वर्गमूलानुपात रहेगा आपका
Subduplicate ratio, the square root of certain ratio is called its subduplicate. The subduplicate ratio of a is to b is under root a under root b. जैसे मान लो मैंने लिखा कि 25:9 का किसी कोई रेशियो दिया हुआ था, और अगर अब इसका सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूलानुपात अगर पूछेगा तो हम करेंगे 25:9 का अंडर रूट कर देंगे, और यही आपका क्या है, सब डुप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगर ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 5:2 और ये कितना बनेगा 3, ये बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट जब ट्राई शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब 3 बार गुणा होगा अपने आप से, यानी क्यूब, इसको आप घनानुपात कह सकते हैं, घनानुपात, घन करना पड़ेगा। मतलब सिंपल बात ये है कि जो भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है a:b, तो इसको क्या करोगे a क्यूब और b क्यूब। अब ऐसे ही अगर हम देखें अगला सब ट्रिप्लीकेट, तो सब ट्रिप्लीकेट वापस क्या हो गया, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। और घन मूलानुपात क्या रहेगा, इस घन मूलानुपात का जो रहेगा कि आपके पास जो भी वैल्यू दी गई है, मान लो a:b का आपको घन मूलानुपात करना है, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ a इज टू क्यूब रूट ऑफ b, सिंपल करना है। ऐसे जैसे मान लो अगर आपको 64/1/25 का रेशियो दिया हुआ है, और अगर इसका हमसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 64 इज टू क्यूब रूट ऑफ 125, और ये कितना आ जाएगा, 64 क्यूब होता है 4 का, 125 क्यूब होता है 5 का, तो ये 4:5 आंसर कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, सिंपली अब आता है अपने पास नेक्स्ट रूल जो होता है वो है इनवर्स रेशियो, ये शामिल किया। इनवर्स रेशियो का मतलब है, आप ये समझ सकते हैं, रेशियो का उल्टा करना, मतलब रेशियो को इन्वर्स करना। ठीक है, इन्वर्स रेशियो मतलब आपको जो भी रेशियो दी गई है उनका रेसिप्रोकल करना है और फिर उन को फाइंड करना है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम होता है इसमें रेशियो का, हिंदी में एक शब्द है व्युत्क्रम, या विलोमानुपात भी कह सकते हैं इसको, विलोमानुपात, विलोमानुपात। ठीक है, आपको ये इंग्लिश के वर्ड परेशान नहीं करेंगे, मुझे लगता है इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा सिंपल है, ये भारी भरकम वर्ड है, विलोमानुपात, व्युत्क्रमानुपात ऐसे। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मुझे दिख रहा है इनवर्स रेशियो, तो आपको मैं सीधा ले चलता हूँ इस पर a और b के इनवर्स रेशियो पे। तो क्या किया आपने, आपको दिया हुआ था a:b, आपने क्या किया, इसका अगर इनवर्स करना था तो आपने किया 1/a:1/b, और अब आपको 1, अगर आपने ऐसे लिखा है इसको और अगर सिंपल फॉर्म में बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो a एंड b दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो नंबर होगा स्मॉलेस्ट एलसीएम ऑफ a एंड b। यानी आप क्या करोगे, जो भी ये रेशियो आएगी आपके पास a:b, सॉरी 1/a इज टू 1/b, उसको आप एलसीएम ऑफ a एंड b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये कैलकुलेशन किस तरीके से चलेगी, 1/a इंटू ab इज टू 1/b इंटू ab, और यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास b इज टू a बनेगा। यानी जो आपका रेशियो a इज टू b था उसका अगर इन्वर्स किया तो आपको क्या मिला, b इज टू a मिला, यानी ये इसका इन्वर्स रेशियो था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है वो देखिए। अब ये देखिए ये सिंपल चीज़ें हैं, बट ये वास्तव में जब क्वेश्चंस में लग के आती हैं तो ये आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा यूँ कहूँ तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होंगी आपके। तो इसको अभी से समझना शुरू करते हैं कि द proportion in which antecedent and consequent quantities change their places, यानी इनको अपना जो आपका एंटीसीडेंट है एंड कॉन्सिक्वेंट है, या मैं अगर यहाँ बोलूँ न्यूमरेटर यानी अंश और हर। ठीक है, a अंश है और b हर है, हिंदी में बोलूँ तो a न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है। अगर ये अपने स्थान चेंज करते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं इन्वर्टेंडो। जैसे मान लो a:b बराबर c:d दिया हुआ है अपने पास, a:b इक्वल्स टू c:d, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको अगर ऐसे बोलें कि b:a
देन वी हैव टू से D is to C। मतलब अब देखिए सिंपल बात ये है कि ये रेशियो हमारे पास दिया हुआ था A बटा B बराबर C बटा D। अगर हम इनके प्लेस को चेंज करें, B को ऊपर लिखें, A को नीचे लिखें, तो इधर भी D को ऊपर और C को नीचे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या है वो देखिए आप, A is to B और फिर C is to D, ये आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ है। A का अनुपात B के साथ वही है जो C का अनुपात D के साथ है, इसका मतलब ये है। अब इसमें ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो इस ऑल्टरनेंडो ऑफ A अपॉन B बराबर C अपॉन D को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर A के बराबर A बटा C लिखते हैं तो फिर हमें B बटा D लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। और ये आप किसी भी वैल्यू पे करके देखेंगे तो वो सेम मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो मैंने लिखा कि x अपॉन y बराबर P अपॉन Q, P अपॉन Q, ये लिख दिया मैंने मान लो। अब अगर मैं मान लो इसको अल्टरनेंडो के हिसाब से मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं कि x के अपॉन p करना चाहूं, मान लो मैंने किया x अपॉन p, तो फिर मुझे करना पड़ेगा क्या, y अपॉन q। और ये ध्यान रहे बिल्कुल भी मैं q अपॉन y नहीं कर सकता, क्या करूंगा, जैसा मैंने इधर x अपॉन p किया है तो वैसा ही मैंने यहाँ पर y अपॉन q करना पड़ेगा। अगर मैं करता कि p अपॉन x करता, अगर मान लो मैं p अपॉन x करता तो फिर मुझे q अपॉन y लिखना पड़ता। तो इतना सा ध्यान रखिए, सिंपल चीज है। अगला चलता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है कि देखिए आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, a अपॉन b बराबर c अपॉन d। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि a प्लस बी अपॉन बी बराबर, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा c अपॉन c प्लस डी अपॉन डी। यानी अगर मैं मान लो एक सिंपल 2/3 इक्वल्स टू 4/6 एक इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसको करके देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, 2 प्लस डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं 3 एंड डिनोमिनेटर लिख रहे हैं। तो ये सेम चीज हम आगे अगली वाली इक्वेशन में भी लिखेंगे, 4 प्लस 6 अपॉन 6 लिखेंगे, अभी भी वो सेम ही आने वाला है। देखिए आप करके देखिए ये कितना आया, 5 अपॉन 3 एंड नेक्स्ट वन इज 10 अपॉन 6, अभी भी ये सेम रेशियो है, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो। तो नेक्स्ट रूल आता है डिविडेंडो। देखिए पिछले में हमने क्या किया था, योगानुपात किया था, इसमें हम क्या करेंगे, ऋणानुपात करेंगे, मतलब इसमें हम घटाएंगे किसको, डिनोमिनेटर को। सेम चीज है वापस, ठीक है, सेम चीज है। a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो उसको हम लिख सकते, अगर डिनोमिनेटर को यहाँ हम माइनस कर रहे हैं न्यूमरेटर से, तो अगले वाले रेशियो में भी सेम काम करना पड़ेगा। क्या करना है, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी अगर दिया हुआ है, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं a माइनस बी अपॉन बी, तो आप उसको लिखेंगे नेक्स्ट c माइनस डी अपॉन डी। जैसे मान लो फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3/4 है, मान लो 3/2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 3/2 बराबर 6/4 ले लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, कैसे डिविडेंडो अगर बनाना चाहूँ, तो मैं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 अपॉन 4। अब ये देखिए ऊपर कितना बचेगा, 1/2 इज टू 2/4। तो अब आप देखिए ये रेशियो भी सेम है, क्योंकि आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, और ये 4 इक्वल्स टू 4। यानी ये बात भी सही हो गई है, हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी को हम चाहें तो a माइनस बी अपॉन बी बराबर c माइनस डी अपॉन डी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यानी कंपोनेंडो भी लग रहा है एंड डिविडेंडो भी लग रहा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में होगा क्या अपने पास, यानी इसको कहेंगे हम योगांतरानुपात, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, योगांतरानुपात। देखिए क्या लिखा हुआ था, a प्लस बी बराबर c प्लस डी, तो आपने क्या किया, डिनोमिनेटर वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और वैसा ही अगले वाले रेशियो में किया है, ठीक है। तो ये भी सही होगा। आपने अगर फिर से एग्जांपल देखना है तो वही है, 3/2 बराबर 6 अपॉन 4 अगर लेना है तो इसको करके देख लीजिए, सेम वैल्यू आएगी आपके पास, 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4, अभी भी वही चीज आने वाली है आपके पास, सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। और ये देखिए सेम है, ये सेम रेशियो बनेगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट में लगा लीजिए, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तब भी 10 आएगा, यानी आपके मीन्स और एक्सट्रीम्स अभी भी बराबर होंगे।
तो इनके बाद में हम मूव करते हैं मीन प्रोपोर्शन पे। मीन प्रोपोर्शन क्या है? मध्य समानुपात। देखिए मध्य समानुपात का मतलब आपके पास दो रेशियो दिए गए हैं और मध्य समानुपात ज्ञात कर रहे हैं, यानी A:X और फिर उसके बाद X:B। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे कि A/X बराबर है X/B के। तो यहां से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो X को X से गुणा करें हम, तो आएगा हमारे पास X² इक्वल्स टू AB। तो X बराबर क्या आएगा? √AB। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। यानी जब भी हमसे मध्य समानुपात पूछता है, हिंदी में एक वर्ड लिखा होता है मध्य समानुपात। मध्य समानुपात, और मध्य समानुपात होता क्या है? वो यही होता है कि आप X² इक्वल्स टू AB कर दो, यानी जो अनुपात दिया गया है आपके पास, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको प्रोडक्ट करके यानी उनको गुणा करके और अंडर रूट कर देना है, आपको मध्य समानुपात मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब आपके पास A, B एंड C तीन होंगे और थर्ड वाला ये वाला स्थान मिसिंग होगा। तो याद रखना ये पहला होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, यानी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो जो मिसिंग है, जो भी रेशियो मिसिंग है उसको हम x लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे x है। तो इसको वापस से क्या करेंगे हम? A:B। अच्छा देखिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। A/B बराबर X/C, और ये क्या बनेगा आपका? Bx इक्वल्स टू AC। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा? AC/B। यानी जो आपका x की वैल्यू मिलनी थी वो x की वैल्यू मिलेगी आपको, AC को B से गुणा कर दोगे, B से भाग दे दोगे तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है आपका? कि आपके पास फोर्थ का जो चौथा समानुपात है वो आप x मान लेंगे, और यहाँ पर वापस से आपके पास A/B इक्वल्स टू C/X रहेगा। तो AX इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आएगा? BC/A। यानी आप BC में A का भाग दे देंगे तो आपको x मिल जाएगा। अब अगर ऐसे ही फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे तो क्या करेंगे? X/B इक्वल्स टू C/D। फिर वापस से आप x इंटू D बराबर B बराबर आपका, यहां पर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं ठीक करता हूं। हाँ, तो देखिए यहां पर आप करेंगे B इंटू C। तो आप x का वैल्यू याद करेंगे तो BC/D, ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन मिल जाएगा। तो आई होप दैट ये आपका बेसिक काफ़ी अच्छा रहा होगा और इससे आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला वीडियो था और मैंने ट्राई किया है कि आपको कम से कम समय के अंदर बिना कोई फालतू की बातें किए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स आपके इसी चैनल पे मिलने वाला है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट वो क्वेश्चंस उठाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी बैंक के एग्जाम या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें शामिल किए गए हैं पहले। तो हम वहाँ भी एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हुए एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप ये सभी अपने दोस्तों को और जितने भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं और सिंपली अगर उनको बिल्कुल ज़ीरो से और एडवांस लेवल तक का गणित सीखना है तो आप इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।